नमस्कार, मैं हूं अजय पूनिया और ये है द कोरोना वायरस डेली। ये मेरा पहला प्रयास है हिंदी में इस सीरीज को होस्ट करने का। पर एक्चुअली ये सीरीज का 14th एपिसोड है। हार्डकोर नहीं पर फंक्शनल हिंदी। वैसे तो नाम में डेली है क्योंकि शुरुआत में कोशिश मेरी डेली की ही थी, पर न्यूज वर्ल्ड काफी स्लो हो गया है, तो डेली न्यूज एनालिसिस करना बिना इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट जानकारी के लिए आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए टाइम वेस्ट होगा। तो ये सीरीज है क्या? सिंपली कोरोना वायरस महामारी का दौर है और हम सभी एक के बाद एक लॉकडाउन की वजह से घर में फंसे हैं। तो ये मेरा एक प्रयास है घर बैठे आपको एक बेहतर समझ पहुंचाने का कि इस दौर के बाद किस तरह के बदलाव आ सकते हैं और कैसे हम उनके लिए तैयार हो सकते हैं। शॉक थेरेपी मुझे तो अच्छी लगती नहीं और मेरा ऐसा मानना है आपको भी अच्छी नहीं लगती होगी। सो आप ही की तरह मैं भी देख रहा हूं कि कैसे ये वायरस विश्व के सभी देशों के अर्थशास्त्र की कैसी धज्जियां उड़ा रहा है। पर कुछ लोगों का तो दिमागी संतुलन भी खो गया है, जैसे किरण मजूमदार शॉ, ट्विटर पर अजीब बर्ताव। और नारायण मूर्ति का ये कहना कि देश हित में अगले 2-3 साल के लिए 60 घंटों के लिए सबको काम करना चाहिए। शायद वो ये कहना चाहते थे कि 60 घंटे पर भी जिसमें सैलरीज भी प्रो राटा बेसिस पर इंक्रीज होंगी। पर शायद अंकल जी को लगता है कि गरीब लोग अपने आलस की वजह से गरीब होते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, ये दोनों एक जैसा ही सोचते हैं। खैर, आज है 2 मई। दिन कोई भी हो, आजकल हर रोज संडे वाली फीलिंग ही आती है। जी हाँ, ये मेरा अडेप्टेशन था WHO के रीजनल डायरेक्टर तकेशी कसाई के सजेशन का कि तैयार हो जाइए एक नई तरह से जिंदगी जीने का जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो अब 40 दिन का लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, ऐसे में किस तरह से देश को खुलना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और खिंच गया है, पर कुछ रिलैक्सेशंस के साथ। तो अगर रोज की दिनचर्या में लोग मास्क पहनना शुरू कर देते हैं, कुछ दूरी रखते हैं और 50 से 100 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो क्या हम R0 को 1 से कम रख सकते हैं प्रॉपर टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ? R0 यानी एक इंसान कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और ये R0 1 से कम होना जरूरी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक इन्फेक्टेड इंसान 1 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वायरस का स्प्रेड कंट्रोल रहेगा और इकोनॉमी को बार बार ओपन और शट की साइकिल से नहीं गुजरना पड़ेगा। वैक्सीन के बनने से पहले बिना एडिक्वेट टेस्टिंग के इकोनॉमी को खोलना एक बहुत बड़ी रिस्क है, एक बड़े आउटब्रेक के होने का, जिसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। उदाहरण के तौर पर सिंगापुर। एक बात जरूर ध्यान रखिए, जब कभी भी मैं टेस्टिंग बोलता हूं, मेरा मतलब है RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट दोनों। इन दोनों को बेहतर समझने के लिए और कैसे दोनों को आपस में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जानने के लिए आप पिछला एपिसोड 13 देख सकते हैं। तो आखिर सिंगापुर क्यों? साउथ कोरिया और ताइवान की तरह सिंगापुर शुरुआती दिनों में एक मिसाल था इस महामारी को मैनेज करने के सही तरीकों का। उचित टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन के साथ उन्होंने काफी हद तक कोरोना वायरस को काबू में कर रखा था। पर फिर हुआ वही जिसको सभी का डर था, महामारी एक नई लहर। मार्च 23 तक 2 महीनों में सिंगापुर में कुल 500 केसेस थे, पर अब वहां पर 500 से ज्यादा केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? जवाब देने से पहले थोड़ी समझ बढ़ाते हैं। ये समझना कि इकोनॉमी को खोलने के क्या नतीजे हो सकते हैं जरूरी है। सिंगापुर की स्ट्रैटेजी में एक ब्लाइंड स्पॉट रह गया था। उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स को नजरअंदाज कर दिया था, और भारत में यह समझने की जरूरत क्यों है। शायद आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने बस और ट्रेन चालू कर दी है माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर पहुंचने के लिए। चलिए वापस सिंगापुर की बात करते हैं। ये माइग्रेंट वर्कर्स, जो कि ज्यादातर भारत और बांग्लादेश जैसे साउथ एशियन देशों से आते हैं, अक्सर कर 12 से 20 लोगों की डॉर्मेटरीज में रहते हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना बेहद मुश्किल है। आप खुद ही सोचिए, एक बंक बेड्स वाली डॉर्मेटरी में जिसमें शेयर्ड बाथरूम्स हों, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करी जाए। तो इसीलिए कोविड-19 अब इन डॉर्मेटरीज में पूरी तरह से फैल चुका है और सिंगापुर को आउटब्रेक को नियंत्रण में लाने के लिए जून 1 तक सर्किट ब्रेकर लॉकडाउन के लिए मजबूर कर चुका है।
हाल के कुछ समय के 80% डेली केसेस इन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स की वजह से हो रहे हैं। सिंगापुर की कहानी एक सीख है, एक रिमाइंडर है सभी देशों के लिए कि इस लड़ाई में सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। चलिए वापस इंडिया आते हैं। इंडिया में हमें इस वायरस पर थोड़ा कंट्रोल मिल चुका है क्योंकि आपने, मैंने और हम सभी ने एक दूसरे की भलाई के लिए बलिदान दिया, पर अब समय आ गया है इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देने का। लॉकडाउन एक नशा है, पर यह एक झूठा एहसास देता है वायरस पर काबू पाने का। असलियत में यह सिर्फ इंपैक्ट को डिले करता है। अगर ये लॉकडाउन खिंचता चला गया, देश की स्ट्रैटेजी बेकाबू हो जाएगी। भूखी, बेघर और परेशान पब्लिक क्या कर सकती है, इसका अंदाजा तो मेरी समझ के परे है। याद रखिए, लॉकडाउन को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे वायरस मरता नहीं है। तो अब चलिए दो इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देख लेते हैं कि खुलने के बाद ये कैसी दिख सकती हैं। सबसे पहले स्कूल्स, जिन्होंने हफ्तों के भीतर ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। मेरा मतलब जहां कहीं भी पॉसिबल था। तो देखते हैं ये कैसे सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। स्कूल्स की बात करना जरूरी है क्योंकि अगर बच्चे स्कूल्स नहीं जा सकते तो पेरेंट्स काम पर नहीं जा सकते और इकोनॉमी का खुलना सिर्फ कागजी रह जाएगा। पोस्ट कोरोना दुनिया में स्कूल्स के पास क्या ऑप्शंस हैं? नंबर 1, एक ही रूट पर 2 बसें चलाना, पर अगर माइग्रेंट वर्कर्स लौटते नहीं हैं तो फिर ड्राइवर्स की कमी रह जाएगी। ज्यादा क्लासरूम्स, पर इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से तो बढ़ नहीं सकता, तो शायद हर दूसरे दिन ज्यादा क्लासेस, ज्यादा पीरियड्स। जिन स्कूलों में बच्चे उठकर रूम बदलते हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए, क्या आप टीचर्स करेंगे ऐसा? पर केमिस्ट्री लैब की तो टांगे हैं नहीं। खैर, टीचर्स का शेड्यूल बनाना चेस के खेल से कम नहीं, और अब ये खेल और भी मुश्किल हो जाएगा। उन सीनियर क्लासेस में जिसमें बच्चे अपनी सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, टीचर्स का मूव करना मुश्किल होगा। तो क्या कुछ क्लासेस तब भी ऑनलाइन चलेंगी? इसी बात को आगे खींचते हुए, क्या स्कूल्स चलाने की कुछ हिस्सा ऑनलाइन भी हो सकता है? मास्क, हाथ धोना, तापमान का रेगुलर चेकअप, इस सब के लिए और भी ज्यादा एडमिन स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो इस सब का क्या मतलब होगा? और भी महंगी एजुकेशन। एक और एग्जांपल, रिटेल स्टोर्स, जो कुछ हद तक इस तीसरे लॉकडाउन में अलाउड है। तो ये क्या चेंजेस ला सकते हैं? पिछले कुछ सालों में जब से ई कॉमर्स ने तेजी पकड़ी है, रिटेल स्टोर्स ने अपनी एक्सपीरियंस को बेचने की पूरी कोशिश की है कि आप एज अ शॉपर उधर आते हैं, कपड़ों को फील कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और फिर खरीदते हैं। पर अब यही एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए एक रिस्क खड़ा करती है। तो अब रिटेल स्टोर्स को और भी इनोवेट करना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉयर्स और कस्टमर्स मास्क पहनेंगे, लगातार रिमाइंडर शॉपर्स को दूरी बनाए रखने के लिए, यानी दोस्तों और फैमिलीज के साथ शॉपिंग खत्म। एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स के पास सैनिटाइजर्स, फ्रेश अराइवल्स की वायरस फ्री क्लीनिंग करना, एक्सचेंज और रिटर्न्स अब बिल्कुल नहीं, या फिर शायद एक ऐसी पॉलिसी कि रिटर्न गुड्स सेल सेक्शन से 24 घंटों तक दूर रहे। ट्रायल और फिटिंग रूम्स, आई थिंक भूल जाना चाहिए इसके बारे में। तो शायद कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ डिजिटल ट्रायल्स, जैसा हमने जेटसन्स में देखा था एक बार। बेसिकली रिटेल स्टोर्स ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वो रिटेल स्टोर्स हैं ही नहीं। तो फिर क्या है? कुछ अच्छी खबर के बारे में बात करते हैं। कुछ समय पहले हम सभी फ्रीक आउट कर रहे थे साउथ कोरियन रिपोर्ट्स पढ़ के कि वहां पर रिकवर्ड पेशेंट्स में फिर से इंफेक्शंस पाए जा रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूं जो बहुत बहुत एनकरेजिंग है। मसला ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जिंदा और मरे हुए वायरस में फर्क नहीं बता सकता है। तो ये जितनी भी रीइंफेक्शन की रिपोर्ट्स थी, ये सभी फॉल्स पॉजिटिव्स थी। मरे हुए वायरस के टुकड़े इंसान के शरीर से महीनों तक नहीं निकल सकते हैं। और इससे पहले कि आप सोचें कि कोरिया के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साइंटिस्ट इतना श्योर होके कैसे कह सकते हैं कि ये सभी 250 से भी ज्यादा लोग मरे हुए वायरस की वजह से फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे रहे हैं, मैं इसका जवाब देता हूं। डेड वायरस के कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले कमिटी को शक था कि ये सभी रिलैप्स पेशेंट्स ना के बराबर कंटेजियस थे। पर रीइंफेक्शन को गलत साबित करना और पुराना इन्फेक्शन इम्यूनिटी देता है, ये साबित करना, दोनों में फर्क है। और इस बारे में रिसर्च अभी भी चालू है। पर इस बीच ध्यान रहे, एविडेंस ना होने का मतलब बात का झूठ होना जरूरी नहीं है। अब इसी विषय पर थोड़ी और चर्चा। इस समय आप सोच रहे होंगे कि झूठे टेस्ट के साथ लोगों को डराने के बजाय बेहतर टेस्टिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए। जी बिल्कुल,
पर इस वायरस की एक प्रॉब्लम है, ये म्यूटेट करता है, यानी अपना रूप बदलता है, पर ज्यादा नहीं बदलता। जैसा कि मैंने एक पुराने एपिसोड में बताया था, तो वायरस अपना रूप बदलता है और टेस्ट स्टैंडर्ड रहते हैं, तो ऐसे में फॉल्स पॉजिटिव्स तो निकलेंगे ही। तो शायद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा कुछ एक्यूरेट चाहिए, ऑफ कोर्स, पर प्रेगनेंसी टेस्ट हर बार उसी पुराने वाले वेल नोन हार्मोन से रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट अब ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। तो आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि फिलहाल हमें नहीं पता इम्यूनिटी कितना लंबा लास्ट करती है, और इस महामारी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, तो अभी तो कोई तरीका भी नहीं है ये जानने का। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि किस प्रकार की वैक्सीन पर काम हो रहा है। अब तक आपने काफी एक्सपर्ट्स को सुन लिया होगा ये कहते हुए कि 12 से 18 महीनों के बीच हमें वैक्सीन मिल सकती है। तो मुझे लगा ये सही समय है ये जानने के लिए कि वैक्सीन की डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, और अगर कोई बिजनेस पर्सन वैक्सीन बनाने की बात करे तो क्यों आपको सतर्क रहना चाहिए। हिंट, क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के भी कान होते हैं। हालांकि वैक्सीन सामान्य जीवन में वापस आने का सबसे अच्छा तरीका है और उनमें आउटब्रेक्स को बेकाबू होने से पहले रोकने की एबिलिटी है, पर मुझे नहीं लगता कि हमें इस वैक्सीन के भजन जपने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। हम परमानेंटली लॉकडाउन में नहीं रह सकते, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन फिर भी स्टेट ऑफ फियर से बाहर निकलने के लिए वैक्सीन प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। तो वैक्सीन सालों की डिस्कवरी और डेवलपमेंट के बाद मिलती है। क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही कम केसेस में सफल होते हैं। सभी उम्मीदवार वैक्सीन में से एक बहुत ही छोटी परसेंटेज एक्चुअली लाइसेंसिंग की स्टेज तक पहुंचती है, और इसीलिए वैक्सीन को बनाने का खर्च बहुत ज्यादा होता है। पर अब जब हम हर दिन अनियंत्रित पैसा खो रहे हैं लॉकडाउन के चक्कर में, शायद वैक्सीन बनाने में जितना भी खर्च हो जस्टिफाइड है। वैक्सीन का डेवलपमेंट 2 ब्रॉड स्टेजेस में होता है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट और क्लिनिकल डेवलपमेंट। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट जो रिसर्च लैब में जानवरों पर की जाए, इसमें शामिल है शरीर में उन एंटीजेंस को पहचानना जो इस केस में कोरोना वायरस को मार सके, उसके बाद वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, फिर इस वैक्सीन का प्रभाव टेस्ट ट्यूब्स पर और जानवरों पर टेस्ट करना। अक्सर कर काफी उम्मीदवार वैक्सीन इसके अगली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो इन जानवरों में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में फेल हो जाती हैं या फिर इनके लिए हार्मफुल साबित होती हैं। और आखिरी में वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना और रेगुलेटरी बॉडीज जैसे यूएस एफडीए को भेजना क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। और अब दूसरा स्टेज क्लिनिकल डेवलपमेंट, जिसमें वैक्सीन को ह्यूमंस पर टेस्ट किया जाता है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं जो सालों भी ले सकती हैं। स्टेज 1 100 से कम वॉलंटियर्स में शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल, या ये देखने के लिए कि क्या वैक्सीन इंसानों में सेफ है और किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है। वॉलंटियर्स क्यों? क्योंकि टीका विकास जोखिम से भरा स्टेप है और इसीलिए एथिक्स की बात जरूरी है। स्टेज 2 एक बड़ा क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें 100 से भी अधिक वॉलंटियर्स होते हैं, मेनली ये जानने के लिए कि आर्टिफिशियल इन्फेक्शन में इस वैक्सीन का जवाब कैसा रहता है और कहीं कोई क्लिनिकल डिजीज ना हो जाए। इस स्टेज में साइड इफेक्ट्स, टीकाकरण का शेड्यूल और खुराक का साइज भी समझा जाता है। स्टेज 3 काफी बड़ा ट्रायल, जिसमें हजारों लोग अलग अलग जगहों से भाग लेते हैं नेचुरल डिजीज कंडीशन के एनवायरनमेंट में, क्योंकि अक्सर कर रेयर साइड इफेक्ट्स छोटे ग्रुप में मालूम नहीं पड़ते, और अगर सब कुछ सही हुआ अब तक तो निर्माता लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। एंड फाइनली स्टेज 4, और वो आखिरी स्टेज जहां पर वैक्सीन को लाइसेंस मिल जाता है और उपयोग में वैक्सीन आ जाती है। इस स्टेज पर वैक्सीन के लॉन्ग टर्म रिएक्शन कैसा रहता है वो भी देखा जाता है। सब मिलाकर क्लिनिकल ट्रायल्स में सालों लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो वैक्सीन पर काम करने वाले विश्व के 90 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट में से एक है, ने अपना प्री क्लिनिकल ट्रायल मार्च में कंप्लीट किया था और क्लिनिकल ट्रायल पिछले हफ्ते शुरू किया, और उनका कहना है मिड जून में वो बेहतर बता पाएंगे कि ये वैक्सीन ह्यूमंस में काम कर रहा है या नहीं। जर्मनी के क्योरवैक की वैक्सीन, जो सिर्फ 1 माइक्रोग्राम ऑफ mRNA का इस्तेमाल करता है, यानी कि बहुत जल्दी मास प्रोड्यूस हो सकता है, जून में क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएगी। एक ही बीमारी के लिए कई टीके हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। और एक और एग्जांपल, मॉडर्ना, जिनको यूएस गवर्नमेंट की फंडिंग भी मिली है, जिन्होंने केवल 42 दिनों में क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए थे कोरोना वायरस की जेनेटिक सीक्वेंस के निकलते ही। उनकी सच्चाई ये है कि उनके ड्रग की बायोटेक्नोलॉजी 30 साल से भी ज्यादा समय से रिसर्चर्स के पास थी, पर इसने कभी भी
कोई भी ह्यूमंस के काम की वैक्सीन नहीं निकाली है। इन सभी कन्वेंशनल तरीकों को अगर फॉलो किया जाए तो 12 महीने क्या 18 महीनों में भी हमारे पास वैक्सीन नहीं रहेगी। तो फिर सोल्यूशन क्या है? महामारी का मतलब महामारी स्पीड से अप्रूवल्स करने का। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत मस्त इंटरैक्टिव आर्टिकल लिखा था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कितना टाइम ले सकती है। आपको उसका लिंक नीचे मिलेगा बाकी सभी लिंक्स के साथ। पर इससे पहले मैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कोरोना वायरस महामारी से जोड़ूं, एक बार देख लेते हैं कि बीती महामारियों के समय वैक्सीन बनाने से हमारी क्या लर्निंग्स रही हैं। वैक्सीन और दवाई बनाने वालों को अक्सर कर काफी इंसेंटिव्स मिलते हैं महामारी के दौर में, क्योंकि अगर आपको ब्लॉकबस्टर वैक्सीन मिल गई तो उसके असीमित फायदे हो सकते हैं। पर कोविड-19 के केस में, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी है, ये इंसेंटिव कोई बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। प्रकोप के जवाब में एक वैक्सीन डेवलप करने की जल्दबाजी उस क्षेत्र की मौजूदा हेल्थ क्राइसिस का मुकाबला करने की क्षमता को खतरा पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए पश्चिम अफ्रीका में इबोला के दौरान जोखिम वाली कम्युनिटीज से एग्जिस्टिंग इम्यूनाइजेशन रिसोर्सेज को अदर सीरियस कंडीशंस के लिए डाइवर्ट किया गया था, जिनके लिए पहले से ही वैक्सीन मौजूद थी। और खराब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वहां पर मलेरिया से, निमोनिया से, डायरिया एंड नॉन इबोला कॉजेस की वजह से काफी जाने गई, क्योंकि पूरा हेल्थ केयर सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। चलिए अब इन लेसन्स को SARS-CoV-2 महामारी में फिट करके देखते हैं। सबसे पहले, हमने कभी भी किसी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनाई है, कहीं भी, किसी भी, कभी भी। सार्स उसकी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स में जाने से पहले ही खत्म हो गया था, और मर्स के बहुत कम केसेस सामने आए थे डेवलपर्स के लिए सस्टेन फंडिंग आने से पहले। और ध्यान रहे, इन क्लिनिकल ट्रायल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि बाकी डिजीजेस छोड़ो, कोरोना वायरस की कुछ शुरुआती वैक्सीन ने मॉडल एक्सपेरिमेंट्स में डिजीज को बद से बदतर बना दिया था। और सार्स वायरस के टाइम पर फेरेट्स में और बंदरों में उल्टे इम्यून रिस्पॉन्सेस मिले थे, पर चूहों में ठीक था। अब तक की सबसे जल्दी अप्रूव वैक्सीन है मम्स वैक्सीन। मम्स वैक्सीन को 1967 में लाइसेंसिंग में जाने में 4 साल लगे थे। कंपैरिजन के तौर पर डायरिया की रोटा वायरस वैक्सीन को 15 साल लगे और चिकन पॉक्स की वायरसेला वैक्सीन को 28 साल। और अगर अभी तक ये क्लियर नहीं था तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं, वैक्सीन डेवलपमेंट में बिल्कुल भी भूल होने का स्कोप नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ऑल्दो किसी और बारे में, द क्योर कैन नॉट बी वर्स देन द प्रॉब्लम। इलाज समस्या से बदतर नहीं हो सकता। हमें यह इंश्योर करने की आवश्यकता है कि वैक्सीन सुरक्षित है और शक्तिशाली है, खासकर जब ट्रांसमिशन रेट्स हाई हैं और स्प्रेड को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। कोविड-19 पर वापस आते हैं। कोविड-19 वैक्सीन की खोज में सार्स और मर्स के कारण हमारे पास पहले से ही काफी हद तक रिसर्च तैयार था, और यही वजह है कि RT-PCR टेस्ट इतनी जल्दी डेवलप हो गया। यह माना जाता है कि पैंडेमिक स्पीड को प्राप्त करने और फाइनल स्टेज में आने के समय को कम करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेजेस को जोड़ा जाएगा। हालांकि वॉलंटियर्स को खोजने, अपने आप को एक अनजान वस्तु के साथ इंजेक्ट करने वाले लोगों को ढूंढने का आइडिया थ्योरी में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है। अगर उनकी वैक्सीन अर्ली ट्रायल्स में सफल होती है तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि सितंबर तक एटलीस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स के इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन तैयार हो सकती है। डेवलपमेंट समझ में आ गई। चलिए मान लीजिए वैक्सीन मिल गई, तो सबसे पहले कैसे मिलेगी? सीधे शब्दों में कहें तो कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का तरीका यह निर्धारित कर सकता है कि दवा बनाने के लिए कितना खर्च होगा, और फिर कौन इसे अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा, चूंकि वायरस की किसी एक जगह पर मौजूदगी का मतलब है कि वायरस कहीं भी हो सकता है, इसीलिए यह इंश्योर करना जरूरी है कि दुनिया के सबसे गरीब लोगों को नजरअंदाज ना किया जाए। एक विश्व स्तर पर अग्रीमेंट की वजह से एक से अधिक कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण हो सकता है। होंगी सभी प्रभावी, लेकिन विभिन्न बाजारों के लिए अलग अलग कीमतों के साथ। ऐसा सेटअप पहले न्यूमोकोकल और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकों के लिए हुआ है, जो हमें निमोनिया और मेनिंजाइटिस और विभिन्न प्रकार के कैंसर से बचाते हैं। हम बस यही आशा कर सकते हैं कि दुनिया भर में वैक्सीन निर्माताओं को एक अर्जेंट लाइसेंस मिलेगा, ताकि दुनिया में हर जगह हर किसी को टीका लगाया जा सके। मौजूदा टीकों के साथ साथ कोरोना वायरस के अरबों टीकों की उत्पादन की गुंजाइश भी लगभग अनइमेजिनेबल है। और ये तो सिर्फ वैक्सीन की बात है।
उन शीशियों के बारे में क्या जिनमें वे स्टोर किए जाते हैं और शिप किए जाएंगे। अरबों की जरूरत होगी और उन्हें बंद करने के लिए अरबों स्टॉपर्स और स्टोरेज और ट्रक्स और सप्लाई चेन के हर हिस्से की। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से विदेशी वस्तु को इंजेक्ट करने जैसे सेंसिटिव मामलों में क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि वैक्सीन प्राप्त करने में पहल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाएं, खासकर जब बहुत सारे ट्रायल्स फास्ट ट्रैक किए गए हों जिसमें लालची एजेंट, भ्रष्ट लोग और सभी प्रकार के हंग्री हाइनास शामिल हों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और इंग्लिश में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बस इससे पहले वाली वीडियो पर जाएं। लेकिन अगर आपको हिंदी में अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि आगे के एपिसोड्स को भी मैं हिंदी में करूं। फिलहाल गुड बाय, हाथ धोते रहिए, फिर मिलेंगे।